हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन एवं मूल्य निर्धारण। लगातार पिछले 2 दिनों में दो वीडियो में हमने यह देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता उद्योग और फर्म क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता एक मिथ्या धारणा कैसे है, किस तरह से इसकी बाधाएं जो हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली। उद्योग और फर्म का साम्य किस तरह से स्थापित होता है, पूर्ण प्रतियोगिता का औचित्य क्या है, इसके बारे में भी हमने इसका अध्ययन किया। और आज हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की साम्य अवस्था की मान्यताएं क्या क्या हैं। साम्य अवस्था हम उद्योग और फर्म के बारे में जो साम्य अवस्थाएं हैं वह देख चुके हैं। वहाँ हमने जाना था कि जहाँ भी मांग और पूर्ति का बिंदु कट होता है, जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, वहाँ साम्य अवस्था पाई जाती है। और उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर फर्म के द्वारा चाहे जितनी मात्रा में उत्पादन और विक्रय की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कीमत का निर्धारण उद्योग करता है, फर्म केवल वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय का कार्य करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य अवस्था की क्या मान्यताएं हैं? प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने में प्रयत्नशील रहती है और यह माना जाता है कि फर्मों का व्यवहार विवेकशील है। साथ ही प्रत्येक फर्म या उत्पादक अपने उत्पादन लागत को न्यूनतम करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। विभिन्न साधनों की कीमत का फर्मों को पूरा ज्ञान रहता है। साधनों की सभी इकाइयां समान रूप से कुशल होती हैं और उनकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है। यानी कि कोई भी फर्म वर्तमान मूल्य पर किसी भी साधन की जितनी इकाइयां चाहे प्रयोग कर सकती हैं। मुख्य रूप से यह माना जाता है, यह मान्यताएं स्वीकार की जाती हैं कि फर्म अपने लाभ को अधिकतम करेगी, अपनी लागत को न्यूनतम करेगी और उसे साधनों की कीमत का ज्ञान है और साधनों की सभी इकाइयां समान रूप से कुशल है और उनकी पूर्ति भी लोचदार होती है। यानी कि कोई भी फर्म वर्तमान मूल्य पर किसी भी साधन की चाहे जितनी इकाइयां प्रयोग कर सकती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य कैसे हम ज्ञात करेंगे, फर्म का साम्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने के दो दृष्टिकोण हैं। और ये दो दृष्टिकोण हैं कुल आगम और कुल लागत वक्र रीति, सीमांत और औसत वक्र रीति। यानी दो तरह के दृष्टिकोण हम काम में लाते हैं। कुल आगम एवं कुल लागत वक्र रीति। इस रीति में एक फर्म को उत्पादन की विभिन्न मात्राओं के बेचने से कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू भी भिन्न भिन्न होती है। जो जो उत्पादन मात्रा अधिक होगी त्यों त्यों कुल आगम भी बढ़ता जाएगा। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, हमारा जो टी आर लाइन है, जो टी आर वक्र है, वह बढ़ता जा रहा है। जो जो उत्पादन मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों कुल लागत भी बढ़ती जाती है। यानी टोटल कॉस्ट हमारी है वह भी बढ़ती जाती है। उत्पादन मात्रा बढ़ने के साथ साथ हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। प्रारंभ में कुल उत्पादन कम होने पर प्रति इकाई लागत अधिक होती है। प्रारंभ में कुल उत्पादन अधिक होने पर लागत प्रति इकाई भी अधिक होती है, क्योंकि पूरक लागतों का भार अधिक रहता है।
पर जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ मिलने से कुल लागत में अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि होती है। पर जब फर्म में साधनों का संयोग सर्वोत्तम हो जाता है तो उत्पादन बढ़ने पर कुल लागत अपेक्षाकृत तीव्र गति से बढ़ती है। जैसा कि हम हमारे चित्र में देख रहे हैं, टोटल कॉस्ट जो है हमारी बढ़ रही है। प्रारंभ में बढ़ती है, फिर कुछ अवस्था में धीमी गति से बढ़ती है और उसके बाद में वह बहुत ही तेजी से बढ़ती है। यानी साधनों के अनुकूलतम संयोग के बाद भी यदि हम उत्पादन करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट एकदम से बढ़ती हुई होती है। कुल लागत और कुल आगम, ये हमारी दोनों जो वक्र रेखाएं हैं, इन पर हमें दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, एल और एम। ये दोनों बिंदु इन दोनों रेखाओं को कटने से बने हैं। यानी कि यहाँ हमारा उत्पादन का स्तर Q1 और Q3 है। L और M बिंदु पर देखिए आप, हमारा उत्पादन का जो बिंदु है Q1 और Q3 है। यहाँ पर कुल आगम और कुल लागत इन दोनों बिंदुओं पर बराबर आ रही है। इन दोनों बिंदुओं को हम BEP भी कहते हैं, यानी ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ इन दोनों बिंदुओं पर फर्म को न लाभ हो रहा है और न हानि हो रही है। केवल सामान्य जो हमारी लाभ है या हमारी लागतों की पूर्ति वो हो रही है। परंतु L1 ऐसा बिंदु है जहाँ पर जो हमारा TR जो है वह उसके ऊपर से टोटल कॉस्ट की लाइन निकल रही है। आप ध्यान से देखिए, TR के ऊपर से TC की जो लाइन है वह निकल रही है। यानी कि जो सामान्य से भी अतिरिक्त लाभ को हमें बताता है। यानी यहाँ पर हमारा जो स्थिति है वह हमें बताता है कि उत्पादन को जो है वह इस बिंदु पर नहीं रोका जा सकता। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा बिंदु L और M के बीच का जो वक्र बन रहा है, जो धनुष बन रहा है, जो ड्रॉप बन रहा है, उसके अंदर अधिकतम दूरी A और B पॉइंट पे बन रही है, जहाँ पर उत्पादन की मात्रा Q2 आ रही है। यानी ये जो क्षेत्र है हमारा लाभ क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर A बिंदु पर हमारा जो लाभ है वह अधिकतम हो रहा है। A और B का जो लंब हम जिसे हम कह सकते हैं वह अधिकतम लाभ की दशा को बताता है और उत्पादन की मात्रा Q2 करने का प्रयास किया जाता है। यदि हम कहें कि अगर फर्म O से Q1 की मात्रा पर कम उत्पादन करती है या O Q2 मात्रा से अधिक उत्पादन करती है तो फर्म को हानि ही होगी। यानी अगर Q1 से पहले उत्पादन खत्म कर देती है, वह वहीं तक अपना उत्पादन करती है तो भी उसे हानि होती है, और Q3 के बाद में या वह अपना उत्पादन करती है तो भी उसे हानि होगी। या अगर हम यूँ कहें कि आदर्श लाभ क्षेत्र जो है हमारा A Q2 का जो लंब है उसके बाद भी अगर वह उत्पादन करती है तो भी उसे हानि ही होगी। यहाँ पर हमें फर्म को साम्य की स्थिति तब प्राप्त होगी जब वह अधिकतम लाभ वाले क्षेत्र तक अपना उत्पादन करे, और अधिकतम लाभ का क्षेत्र कौन सा है? AB बिंदु है, और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा O Q2 पर है। क्योंकि कोई भी फर्म हानि उठा करके उत्पादन करना पसंद नहीं करती है, नहीं वह ऐसा करेगी। फर्म की साम्य की स्थिति
OQ2 पर होगी और जहाँ पर फर्म को अधिकतम लाभ AB के बराबर प्राप्त होगा और यहाँ पर TR और TC के बीच की दूरी भी अधिकतम होगी, यानी कि TR और TC की जो दूरी है, जो घुमाव क्षेत्र हम देख रहे हैं, वो AB क्षेत्र के बराबर है और यहाँ पर फर्म को अधिकतम लाभ होगा। यह कुल आगम और कुल लागत वक्र रीति हमें बताती है। परंतु इस रीति की अपने दोष हैं। वह दोष क्या है? यह कहा जाता है कि कुल आगम और कुल लागत वक्र पद्धति जो है वह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पहली मात्रा में तो यह है कि इसमें अधिकतम लाभ का क्षेत्र मापना ही एक अपने आप में दुविधापूर्ण कार्य है। और अगर TR और TC के अधिकतम दूरी को हमने गलत माप लिया तो हमारी उत्पादन की मात्रा भी गलत निर्धारित हो जाएगी। और दूसरा, वस्तु की प्रति इकाई मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन की मात्रा का कुल आगम में भाग देकर मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन के कुल मात्रा का कुल आगम में भाग देना पड़ेगा और यह भी एक कठिन काम होता है। यानी कि स्पष्ट रूप से अगर हम कहें तो कुल लागत और कुल आगम रीति अपने आप में एक दुविधापूर्ण रीति है और यह किसी भी फर्म की सामय को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जा सकती। हालांकि ये कह सकते हैं हम कि बट ठीक है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस जहाँ ज़्यादा है वहाँ हम उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेते हैं, वहाँ हम हमारा साम्य बिंदु स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इजी गोइंग पॉइंट है, आसानी से हम इसको बना सकते हैं या आसानी से हम इसकी गणना कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है सीमांत एवं औसत वक्र रीति। कुल आगम और कुल लागत को हमने देखा कि थोड़ा पेचीदा काम है इसको ज्ञात करना। दूसरा तरीका इसका है, फर्म के साम्य को ज्ञात करने के लिए सीमांत और औसत लागत वक्रों को हम ज्ञात करते हैं। उत्पादन की जिस मात्रा पर सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर होती हैं तो उस बिंदु पर फर्म को उत्पादन करने के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा होनी चाहिए। यानी हम इस रीति से अगर उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करते हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी सीमांत लागत वक्र है वह सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़े, तो यह उत्पादन का अधिकतम लाभ बिंदु होगा। अब जैसा हम इस चित्र के अंदर देख रहे हैं, फर्म का औसत लाभ, औसत आगम और औसत लागत के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। अगर सीमांत लागत सीमांत आगम को ऊपर से काटती हुई नीचे गिरती है तो यह साम्य का बिंदु नहीं माना जाता है, बल्कि यह वो बिंदु होता है जहाँ पर न्यूनतम हानि की स्थिति होती है। लेकिन फर्म को तो अपना लाभ अधिकतम करना होता है, तो फर्म को अपना लाभ अधिकतम करने के लिए उत्पादन उस बिंदु तक बढ़ाना पड़ता है जहाँ पर MC और MR दोनों अधिकतम हो, दोनों बराबर हो, और जहाँ पर MC MR को नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ती हो। याद रखना है ये कि MR को MC नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है तो वह अधिकतम लाभ का बिंदु होगा। जैसा कि हम हमारे इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर MC लागत रेखा जबकि MR, AR और
प्राइस रेखा एक ही होती है। ये किसके द्वारा दी गई होती है? उद्योग के द्वारा दी गई होती है। प्रचलित मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित किया होता है और ये एक पड़ी हुई रेखा होती है। पिछली बार हमने साम्य का जो चित्र देखा था उसके अंदर हमने इसको जाना था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे दो बिंदु बन रहे हैं एल और एम, इन दोनों बिंदुओं पर हमें यह देखना है कि इन बिंदुओं के ऊपर पहला बिंदु जो है वह न्यूनतम हानि बिंदु यानी एल बिंदु है और दूसरा बिंदु एम जो हमारा अधिकतम लाभ बिंदु है। फर्म की जो साम्य बिंदु है वह एम है और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा भी Q2 होगी, क्योंकि यही वह रेखा है, यही वह बिंदु है जहाँ पर कि MC रेखा MR को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है और यही फर्म का संतुलन बिंदु होता है। समझ में आ गया होगा आपको? एक ही बात को बार बार रिपीट की जा रही है कि AR, MR और P यह एक पड़ी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है और ये किसके द्वारा निर्धारित होती है? उद्योग के द्वारा। फर्म को अपना लाभ अधिकतम करने के लिए यह ध्यान में रखना है कि MC रेखा AR, MR को नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर अगर बढ़ती है तो वह हमारा साम्य बिंदु होगा और फर्म का संतुलन स्थिति होगी और फर्म का अधिकतम लाभ बिंदु होगा और फर्म के उत्पादन का निर्धारण करने वाला बिंदु होगा। यह आपको ध्यान में रखना है।